हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरफेस इंटीग्रेशन के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो भी जो थी वो सरफेस इंटीग्रेशन के ऊपर थी। उसमें हमने बात करी थी कि डिस्कस किया था कि सरफेस इंटीग्रेशन क्या होती है। तो हमने देखा था कि जो सरफेस इंटीग्रेशन होता है उसको हम दिखाते हैं डबल इंटीग्रेशन एस, ठीक है, एफ डॉट डी एस। ये होता है अपना सरफेस इंटीग्रेशन। तो सरफेस इंटीग्रेशन इवेल्यूएट करने को आता है पेपर में। तो जब बीएससी के जो पेपर होते हैं उसमें जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या क्या दिया होता है हमने ये देखा था। तो हमने देखा कि हमें वेक्टर एफ दिया होता है, ये गिवन होता है हमेशा, ये हमेशा गिवन होता है, और एस गिवन होती है, ठीक है। सरफेस बता देता है कि भाई सरफेस कैसी है ना, ये हमें बता देता है। तो जो सरफेस है उस पर निर्भर करता है कि आप इसको किस तरीके से इवेल्यूएट करेंगे, ठीक है, एफ डॉट डी एस को कैसे निकालेंगे। तो मैंने बताया अगर सरफेस जो है आपकी, पहला मेथड ये था कि अगर क्या है, इफ गिवन सरफेस या फिर प्लेन कह लो, ठीक है, गिवन सरफेस इज पैरेलल टू फंडामेंटल प्लेन। ये देखा था हमने पहला केस कि अगर गिवन सरफेस जो है आपकी वो फंडामेंटल प्लेन के पैरेलल है तो आप उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो मैंने बताया कि वहां पर इसको आप क्या करेंगे, इस चीज को आप तोड़ लेते हैं, इसको सरफेस इंटीग्रेशन को एफ डॉट एस क्या है, एक वेक्टर है, और सरफेस की हमेशा डायरेक्शन क्या होती है, एन कैप। उससे सरफेस जहां पर है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, उसकी डायरेक्शन होती है। तो इसको एन कैप डी एस लिख सकते हो आप, एन कैप डी एस लिख सकते हो, ठीक है। अब फंडामेंटल प्लेन क्या होता है, फंडामेंटल प्लेन मैंने बताया जैसे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, अगर ये एक्स वाई जेड है आपका, तो एक्स वाई क्या है, एक फंडामेंटल प्लेन है, ठीक है, ये एक फंडामेंटल प्लेन है, एक, और ये जो है ये एक फंडामेंटल प्लेन है, ठीक है, वाई और जेड एक फंडामेंटल प्लेन है। ये क्या है, फंडामेंटल प्लेन्स है, और इन प्लेन्स के पैरेलल जो प्लेन होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपके फंडामेंटल प्लेन होते हैं। ये जो पिछली वीडियो है उसमें हमने बहुत अच्छे से समझी है ये सारी चीजें, ठीक। तो हमने देखा था इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। पहला केस, जब आपका गिवन सरफेस जो हो वो क्या हो, पैरेलल टू फंडामेंटल प्लेन हो। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूंगा आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है। अब जो दूसरा केस था इसमें वो मैंने ये कहा था कि इफ गिवन सरफेस इज नॉट पैरेलल टू फंडामेंटल प्लेन, ठीक है, फंडामेंटल प्लेन, तो क्या करेंगे आप, ये आज हम डिस्कस करेंगे अगर ये केस होता है। और मैं बता दूं कि अगर आप बीएससी का एग्जाम दे रहे हैं ना तो ये जो पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है। ये समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, तो ये क्वेश्चन, मतलब ये वाला जो मेथड है ना, ये सीख लीजिए आप, जरूर इससे क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं, और इस साल भी जहां तक आएगा, सब कुछ सही रहा तो ठीक। तो ये क्या है अपना, गिवन सरफेस इज नॉट पैरेलल टू फंडामेंटल प्लेन हो तो क्या होगा। तो इसका मतलब क्या है, गिवन सरफेस पैरेलल टू किसी फंडामेंटल प्लेन नहीं है, यानी कि वो क्या है, फंडामेंटल प्लेन के पैरेलल नहीं है, यानी कि वो फंडामेंटल प्लेन को काट रही है इस तरीके से। जैसे कि ये अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, तो जो सरफेस है वो क्या है, ऐसे करके है, ये मान लो ये एक एग्जांपल है, ठीक है। तो ये अपनी प्लेन है पूरा, ऐसे एक शीट टाइप की है, ठीक है, ऐसे एक शीट टाइप की है, ऐसे करके, जो इन तीनों एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करती है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस को भी कट कर रही है इतनी डिस्टेंस यहाँ पर, है ना, और ये वाई एक्सिस को भी यहाँ पर कट कर रही है, ये देखो, और ये जेड एक्सिस को भी यहाँ पर कट कर रही है। तो ये क्या कर रही है, तीनों एक्सिस को कट कर रही है। तो ये जो प्लेन है वो क्या है, पैरेलल नहीं है किसी भी फंडामेंटल प्लेन के। फंडामेंटल प्लेन क्या है, एक्स वाई, अब इसके पैरेलल नहीं है, ना फंडामेंटल प्लेन पर है, ठीक है, ना इसके पैरेलल है, इसके पर, ठीक है, इसके पैरेलल भी नहीं है, ना इस पर है पूरी तरीके से। तो ये क्या है, ऐसा केस है व्हेन गिवन सरफेस, इफ गिवन सरफेस इज नॉट पैरेलल टू फंडामेंटल प्लेन। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, देखो हर क्वेश्चन में, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा तो अब इसको समझो कि हर क्वेश्चन में, देखो हर क्वेश्चन में जब सरफेस इंटीग्रेशन निकालने की बात आती है तो आपको इवेल्युएट यही चीज करनी है, पहले मेथड में भी दूसरे मेथड में भी। और इसको आप तोड़ सकते हो किसमें, एस एफ डॉट एन कैप ds में।
यहां तक दोनों मेथड में सेम है, ठीक है, ये चीज कॉमन है दोनों के लिए, क्योंकि एस जो है क्या है, एस का क्या नॉर्मली निकालना होता है, ठीक है। अब वहां पर हम नॉर्मल निकाल ले रहे थे, जैसे कि अगर मान लो ये आ रहा था अपना फंडामेंटल प्लेन, मैं कह रहा था जब ये वाला फंडामेंटल प्लेन की बात कर रहा था, मैं इसको एक कह दे रहा था ना, ये एक्स वाई था मान लो, ठीक है। मैं इस फंडामेंटल प्लेन की बात जब कर रहा था तो मैं कह रहा था यार ये एक्स वाई फंडामेंटल प्लेन में है और ये जेड है, ठीक है। तो इस पर अगर मैं वो खींचूंगा नॉर्मल, तो वो तो या तो इस डायरेक्शन में होगा बाहर की तरफ या तो इसके पीछे की तरफ, क्योंकि ये क्यूब का था तो मैंने कहा भाई कि नॉर्मल आउटवर्ड नॉर्मल लेंगे, तो इसके पीछे की तरफ को ले रहे थे हम, ठीक है। इस डायरेक्शन में हमारा नॉर्मल आ रहा था पीछे की तरफ, यानी कि माइनस का क्या रहा था, माइनस का के कैप आ रहा था इस प्लेन के लिए, एक्स वाई प्लेन के लिए जब हम निकाल रहे थे, क्लियर है। तो वहां पर हम निकाल ले रहे थे प्लेन हमारा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में था। अब यहां पर नॉर्मल कैसे निकालेंगे, यहां पर दो चीजें हमें निकालनी है, क्या, एक तो एन कैप निकालना है और डीएस निकालना है, ठीक। वहां पर डीएस निकालना भी आसान था, क्यों, क्योंकि इसको आप डीएस है, क्योंकि आप छोटा सा एलिमेंट ले रहे हो, यहाँ पे कोई भी मान लो ये है, ठीक है ना। तो इसमें देख लो क्या है कि भाई यहाँ पर डिस्टेंस कितनी चली है, इसने कितनी चली है, यहाँ पर डिस्टेंस चली है मान लो dx और यहाँ पर चल रहा है dy, तो ये अपना बहुत क्या हो गया, छोटा सा एलिमेंट ds हो गया। तो वहां पर हम ds भी निकाल ले रहे थे, जो पहला मेथड था, जब क्या था अपनी गिवन सरफेस क्या थी, पैरेलल टू फंडामेंटल प्लेन थी। लेकिन यहां पर दिक्कत हो जाएगी, यहां पर क्या दिक्कत हो रही है, ये देखो यहां पर दिक्कत ये हो जाती है कि जो अपनी गिवन सरफेस है वो क्या है, थोड़ी सी इस तरीके से स्लोप में है, यहाँ पर वो पूरी तरीके से फंडामेंटल प्लेन पे नहीं है। तो आप नॉर्मल खींच रहे हो, ठीक है, अगर इससे नॉर्मल खींचोगे इस डायरेक्शन पे, मान लो नॉर्मल ये अपना प्लेन है, ऐसे करके तिरछा प्लेन है, ठीक है ना, ये तिरछा प्लेन है। अब इस पे नॉर्मल खींचो तो ये इधर को गया, ठीक है, ये कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर ये एक्स वाई जेड में है तो कोई एक निश्चित डायरेक्शन नहीं है, ये आई कैप की तरफ भी है, जे कैप की तरफ भी है, इसमें जे कॉम्पोनेंट भी होगा, ठीक है। अगर मैं इस पे से क्या खींचूं, एक नॉर्मल खींचूं, तो उसमें क्या होगा, आई कॉम्पोनेंट भी होगा, जे कॉम्पोनेंट भी आ रहा है, के कॉम्पोनेंट भी आ रहा है, ठीक। तो मैं ऐसे नहीं बता सकता कि इस सरफेस का नॉर्मल क्या होगा, देखकर नहीं बता सकता। तो ठीक है, मुझे इस सरफेस की अगर इक्वेशन तो दिएगा, वो इक्वेशन क्वेश्चन में मैंने बताया आपको, एक तो फंक्शन देता है और एक जो सरफेस है उसकी इक्वेशन देता है। सरफेस की इक्वेशन दी होगी आपको, ठीक है। तो सरफेस की इक्वेशन जैसे मान लो क्या दी है आपको, ये दी है एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 दी है मान लो, ठीक, ये दी है। तो इससे आप नॉर्मल निकाल सकते हो क्या, किसी सरफेस की अगर इक्वेशन दी है तो आप उस सरफेस के नॉर्मल निकाल सकते हो, हाँ आप निकाल सकते हो। अभी हमने जो पीछे पढ़ा था, मैंने बताया था आपको क्या, ग्रेडियंट निकालना। तो ग्रेडियंट क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस होता है, क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस। तो एन कैप, एन वेक्टर क्या होता है, ग्रेड फाई, तो इसको आप फाई मान लो, इसको क्या मान लो, फाई मान लो। जब फाई मानोगे आप तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, ग्रेडियंट निकाल सकते हो, एन वेक्टर निकाल सकते हो, नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हो। लेकिन यहां पर नॉर्मल वेक्टर नहीं है, यहां पर क्या है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या निकालना पड़ेगा आपको, ये निकाल रहे हैं एन कैप। जब आप एन निकाल लोगे, ग्रेडियंट निकाल लोगे, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, और हम इसके 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे आज ही, ठीक। तो अब देखिए एन कैप कैसे निकालोगे, एन कैप क्या होगा, वेक्टर एन अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर एन, इस तरीके से आप एन कैप निकाल सकते हो, ठीक है। पहली चीज सॉल्व हो गई, एफ दिया था हमें, एन कैप हम निकाल लेंगे इस मेथड से, क्योंकि हमें सरफेस की इक्वेशन दी होगी, ठीक है, उससे मैं एन वेक्टर निकालूंगा, एन वेक्टर से एन कैप निकाल लूंगा, एन कैप हो गया। अब एस कैसे निकालोगे, एस कैसे निकालोगे, देखो वहां पर एस निकालना आसान था, क्यों, क्योंकि वहां पर क्या थे, 2 ही वेरिएबल आ रहे थे, वहां पर क्या थे, 2 वेरिएबल आ रहे थे। देखो ये जो है एक तरीके से, यहां पे करना क्या होता है, हमें समझो इस बात को, जो सरफेस इंटीग्रेशन है, सरफेस इंटीग्रेशन में हमें करना क्या होता है, सरफेस इंटीग्रेशन जो होती है वो ये है, डबल साइन है ना, डबल इंटीग्रेशन जैसा है। डबल इंटीग्रेशन में क्या होता है, यहां पर कोई भी फंक्शन होता है, कुछ भी होता है, मान लो एफ है, ठीक, यहाँ पे मान लो एफ है, और डबल इंटीग्रेशन में क्या होता है, यहाँ पर dx dy है मान लो, ठीक है, यानी कि क्या डबल इंटीग्रेशन कब कहते हैं इसे, यहाँ पर 2 क्या आ जाते हैं, 2 चीजों, ये टूटा हुआ होता है, dx dy की फॉर्म में टूटा हुआ है, या फिर dy dz की फॉर्म में टूटा हुआ है ऑलरेडी, और यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन है। लेकिन ये अभी डबल इंटीग्रेशन नहीं बना है, ठीक है, इसको सॉल्व तभी कर सकते हैं हम जब ये डबल इंटीग्रेशन बना दें हम। तो
पहले वाले मेथड में भी हमने, अगर आप ध्यान करो तो जो सरफेस इंटीग्रेशन था एस एफ, ठीक है, डॉट एन कैप डी एस, तो हम डी एस की वैल्यू रख रहे थे वहां पर, डी एक्स डी वाई रख रहे थे, और लास्ट में ये बन जा रहा था ऐसे करके एफ डॉट एन कैप डी एक्स डी वाई। तो एक्चुअल में क्या कर रहे थे हम, इसको हम और लिमिट भी रख रहे थे, तो इसको हम क्या कर रहे थे, डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर रहे थे। जो सरफेस इंटीग्रेशन था उसको डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहां पर ये क्या है, इस वाले केस में इसको क्या है, इसको आसान नहीं है, क्योंकि ये तीनों एक्सेस को काट रहा होता है। जो सर्व प्लेन दिया है आपको वो तीनों एक्सेस को काट रहा है कहीं ना कहीं, तो वो क्या कर रहा है, 3 वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। किस पे कर रहा है, 3 वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है। जैसे कि मान लो अगर मैं आपको कह रहा हूं कि 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है आपको प्लेन, तो वो जो प्लेन होगा वो कैसा प्लेन होगा, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, वो प्लेन कैसा प्लेन होगा, ठीक है। तो अगर आप यहां पर y और z को 0 रखें तो x की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि x को वो 6 पे काट रहा होगा, तो x को 6 पर काट रहा होगा, बहुत से 6 पे काट रहा है, ठीक है। और आप जब क्या करेंगे, x और z की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आपको मिल रही है कि 4 पे काट रहा है। y को किस पे काट रहा है, 4 पे काट रहा है प्लेन, और z को इस तरीके से आप निकाल सकते हो 3 पे काट रहा है। जब आप x और y को 0 रखोगे इस इक्वेशन में तो आपको पता लग जाएगा ये प्लेन कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से काट रहा है। तो अगर आप देखें किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, तो ये जो प्लेन है ये एक्चुअल में क्या है, x y z तीनों पर डिपेंड कर रहा है, x y z तीनों पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर आप इसका सरफेस को ले रहे हैं, अगर आप इसकी कोई भी सरफेस ले रहे हो, यहां पर एक छोटी सी सरफेस ले रहे हो, तो वो एक्चुअल में क्या करेगी, वो तीनों चीज पर डिपेंड कर रही है ना, x पर भी कर रही है, y पर भी कर रही है, z पर भी कर रही है, ठीक है। छोटी सी जो आप सरफेस ले रहे हो वो x y z तीनों पर डिपेंड कर रही है। लेकिन यहां पर हमें 2 ही चीज चाहिए, x और y की फॉर्म में ही तोड़ना है इस वाले केस में, ठीक है। जो सेकंड वाला केस था, इसमें मुझे इस सरफेस को f डॉट एन कैप जो ds है, इसको मैं dx dy में ही तोड़ना चाहता हूं, ठीक है, या फिर किसी 2 कंपोनेंट में तोड़ना चाहता हूं। जरूरी है dx dy में तोड़ूं, मैं y और z में तोड़ दूं या फिर z और y में तोड़ दूं, ठीक है। तो मैं किसी 2 कंपोनेंट में तोड़ना चाहता हूं ताकि ये डबल इंटीग्रेशन बन जाए, ठीक है, ताकि इसको मैं डबल इंटीग्रेशन बना सकूं, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, देखो यहां पर तो जो पहला वाला केस था उसमें बहुत आसान था, जब फंडामेंटल प्लेन के पैरेलल थी कहानी। क्यों, क्योंकि फंडामेंटल प्लेन है तो इसका अगर छोटा सा कंपोनेंट लोगे तो उसमें 3 कंपोनेंट आते ही नहीं है, ठीक है। वहां पर dx और dy ही आ रहे थे, वहां पर z पर डिपेंड नहीं कर रहा था हमारा प्लेन, है ना। तो जो हमारा छोटा सा ds एलिमेंट था वो मतलब किसी तीसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा था, तो इसको आसानी से आप s को dx dy लिख दे रहे थे, बहुत सही। लेकिन यहां पर नहीं लिख सकते, ठीक है। यहां पर आपको क्या करना पड़ता है, यहां पर एक हम मेथड यूज करते हैं जिसको कहते हैं प्रोजेक्शन लेना, ठीक है। क्या करते हैं, प्रोजेक्शन लेना। तो प्रोजेक्शन लेने का मतलब क्या है, समझो इस बात को। अभी अगर ना समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा आप इसको बर्दाश्त कर लो, ठीक है। न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, नहीं तो एक बार और देख लीजिएगा वीडियो, आई होप समझ में आ ही जाएगा। तो क्या है, और समझ में आए तो कमेंट भी कर देना, ठीक है, कि सर अच्छा से समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तब भी आप कमेंट कर सकते हो। तो क्या है, ये अपना प्लेन है, ठीक, ये अपना प्लेन है जो कि पैरेलल नहीं है फंडामेंटल प्लेन के, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इसको मुझे 2 वेरिएबल में ही लिखना है, ठीक। अब ये 3 वेरिएबल में है तो मैं क्या करता हूं यार, ऐसा करता हूं जैसे कि ये मान लो एक, क्या बताऊं, हाँ ठीक है, मान लीजिए ये क्या एक टीन पड़ी हुई है कहीं पर, ठीक है, किसी जगह पर एक टीन सेट पड़ा हुआ है इस तरीके से। अब क्या है, इस टीन सेट पर क्या है, इसका मुझे ये इस तरीके से था तिरछा, और इसकी जो छाया थी, मतलब इसकी जो परछाई थी वो नीचे पड़ रही थी। अब जो परछाई थी वो थोड़ी सी लेंथ में कम थी इससे, ठीक है। लेकिन जब वो अगर मैं परछाई की बात करूंगा तो परछाई एक प्लेन बनाएगी सिंपल, वो 3D नहीं होगी, वो 2D ही होगी, ठीक है। ये लेकिन 3D है क्योंकि ये इंक्लाइन, थोड़ा सा डिक्लाइंड है ना। तो अब क्या कर सकता हूं, इस अगर मैं इसको लूंगा तो मुझे 3 वेरिएबल का यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसकी परछाई का यूज करता हूं, इसकी मैं परछाई का अगर यूज करता हूं तो मैं 2D में ले सकता हूं, लेकिन परछाई की जो हाइट है वो थोड़ी सी छोटी होगी। क्या होगी, थोड़ी सी छोटी है, थोड़ी सी बड़ी, कुछ भी हो सकता है। अब क्या है,
उसमें अगर मैं क्या करूं, इसकी परछाई ले लूं, परछाई यानी एक तरीके से मान लो प्रोजेक्शन। तो यहां पर भी वही सीन करते हैं हम, वही केस है कि ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है ना, इसका हम ले लेते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन माने एक तरीके से परछाई ले लेते हैं। अब परछाई किस में लेते हैं, जैसे एक्स वाई जेड है, ये 3 वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा था प्लेन। हमने क्या करा कि इस जो एस है, ये जो एस है ना ds, इसको मैंने कहा कि भाई इसका प्रोजेक्शन ले रहा हूं मैं एक्स, ठीक है। मान लो मैं एक्स वाई प्लेन पर, इधर से परछाई मान लो इधर पड़ रही है, ठीक है, इस वाले प्लेन पे पड़ रही है। तो जो पीछे वाला प्लेन है इस पे मैंने मान लो इसका प्रोजेक्शन ले लिया। प्रोजेक्शन लेने का मतलब इसको मैंने कहा कि भाई ये जो है इसकी जो परछाई है वो पीछे वाले प्लेन पे पड़ रही थी, पीछे वाले प्लेन पे पड़ रही थी, यानी कि ऐसे वाले प्लेन पर, एक्स और वाई पर ही पड़ रही है सारी। तो जो एक्स वाई का जो क्षेत्रफल है वो इसके क्षेत्रफल को डिनोट कर देगा, तो डी एक्स डी वाई लिख दूंगा मैं। लेकिन अब ऑब्वियस बात है कि ये जो है ये ज़्यादा है वो कम है, ठीक है। तो इनको बराबर करने के लिए कोई करेक्शन मुझे इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो करेक्शन होता है वो आप क्या करते हो, वो जो करेक्टिंग मतलब करेक्शन फैक्टर होता है उसको हम लिखते हैं, अगर मैं एक्स वाई की बात कर रहा हूं तो यहां पर होता है एन कैप डॉट के कैप, ठीक है। या फिर इसको इस तरीके से, मतलब बात तो वही है, के कैप डॉट एन कैप, के कैप डॉट एन कैप लिखते हैं आप। ds, अब कहोगे आप ये तो हम डिवाइड कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए था, अगर बढ़ाना था। तो इसकी वैल्यू आप देखना मोस्टली टाइम 1 से कम आती है। तो जैसे कि मान लो 1/2 आ रही है इसकी वैल्यू, तो 1/2 एक्चुअल में 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अगर मान लो 2/3 आ रही है, 2/3 आ रही है तो 3 × 2 यानी कि 1.5 से मल्टीप्लाई हो गया इस चीज का। तो समझदारी बात, तो क्या है, हमने क्या करा, जो अपना सरफेस थी ये एस था, ठीक है, इस एस को मैंने प्रोजेक्शन ले लिया किसी एक प्लेन पर। जैसे कि अब मान लो मैं प्रोजेक्शन कहाँ लेता, प्रोजेक्शन में लेता नीचे वाले प्लेन पर, नीचे वाले प्लेन है ना जो ये वाला प्लेन है, जो नीचे वाला ये वाला, इस वाले प्लेन पे प्रोजेक्शन ले लूँ इसका। तो जो ds है मैं ले सकता हूँ, ठीक है, ले सकता हूँ। तो मैं ds को क्या लूंगा उस केस में, ds को लूंगा dx, क्योंकि x और z में है ना, इस तरीके से टूटेगा ये x और z, ठीक है। तो मैं क्या लूंगा dx और dz, dx dz की मल्टीप्लाई से बन रहा है। और अब जो कोऑर्डिनेट नहीं आया है उसका एन कैप से मल्टीप्लिकेशन, जैसे यहां पर क्या नहीं आया था, एक्स वाई था, जेड नहीं था, ठीक है। तो जेड के करस्पॉन्ड वो क्या होता है, यूनिट वेक्टर के कैप, तो के कैप डॉट एन कैप हुआ, ठीक। ऐसे यहां पर एक्स जेड आ गया, वाई नहीं आया, तो वाई के करस्पॉन्ड क्या होता है, जे कैप, तो जे कैप डॉट एन कैप ले लेंगे आप, सही है। ऐसे ही अगर आप ds ले रहे हो तो अब क्या है, इस साइड अगर परछाई पड़ रही है मान लो, ठीक है, इस साइड प्रोजेक्शन ले रहे हो, प्रोजेक्शन कहते हैं, मैं खाली परछाई बोल रहा हूँ, आप उससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। प्रोजेक्शन कहते हैं उसे, पेपर में प्रोजेक्शन ही लिखना है। तो वाई जेड में अगर मान लो आप लिख रहे हो तो डी वाई डी जेड ले लो अपॉन जो नहीं है यहाँ पर, क्या नहीं है, एक्स, तो आई कैप डॉट एन कैप, ये करेक्शन फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये समझ लो, बस इतना याद कर लो, बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। तो आपको एक चीज पता लग गई कि भाई एफ दिया होगा, एन कैप कैसे लोगे, ग्रेडियंट निकालकर आप जब क्या करोगे, एन कैप के लिए एन वेक्टर निकालोगे पहले, जो कि ग्रेड फाई होगा, ग्रेड फाई जो सरफेस दिया उससे निकालोगे, ठीक है। एन कैप वेक्टर एन अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर एन निकाल लो, बहुत बढ़िया निकल जाएगा, ठीक। अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एस कैसे निकालोगे कि जो भी सरफेस है अपनी उसका प्रोजेक्शन ले लोगे किसी एक प्लेन पर, उसका प्रोजेक्शन ले लोगे, तो मोस्टली टाइम ये वाला ले लो, ठीक है, काम हो जाता है। तो अब यहां तक क्लियर है। अब एक चीज और बच रही है जो है लिमिट निकालना। लिमिट अब क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें समझते हैं अच्छे से, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब जो चीज नहीं समझ में आ रही है वो जब न्यूमेरिकल करेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। न्यूमेरिकल जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छे से समझ में आता जाएगा आपको। टफ नहीं है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा क्या प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी इसमें आपको, ठीक है। तो न्यूमेरिकल देखते हैं आप। तो गाइज ये क्वेश्चन है हमारे सामने सरफेस इंटीग्रेशन का, जो हमने सीखा है अभी तक उसको अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में और देखते हैं किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कहता है इवेल्युएट ए डॉट डी एस, ठीक है, यानी कि सरफेस इंटीग्रेशन है। यहाँ पर इसने ए डॉट डी एस की जगह पर डायरेक्ट दे दिया आपको ए डॉट एन कैप डी एस, ठीक। वेयर ए क्या है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, तो ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है। एस क्या है, एंड एस इज द सरफेस ऑफ प्लेन, एंड एस इज द सरफेस ऑफ प्लेन, जो प्लेन है उसकी इक्वेशन दी है 2x + y + 2z = 6।
इन फर्स्ट ऑक्टेंट। क्लियर है यहां तक बात? ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है सरफेस इंटीग्रेशन इवेल्युएट करना है। क्लियर बात है? तो आपको निकालना क्या है, आपको ये निकालना है एस ए डॉट एन कैप डी एस। बहुत बढ़िया। दिया क्या है, ए दिया है, क्या दिया है, एक्स प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस 2x जे कैप प्लस 2y z के कैप दिया हुआ है, और s दिया है, s आपको दिया हुआ है, क्या दिया है, सरफेस ये दिया है 2x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 6। क्लियर है यहाँ तक, है ना? अब मैंने क्या कहा था आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि आप एन कैप निकाल सकते हो पहली चीज, और एस भी निकाल सकते हो। डी एस निकालना है हमें और एन कैप निकालना है। ए तो दिया हुआ है, एन कैप कैसे निकालेंगे बताया कि इसका आपको क्या निकालना है, ग्रेडियंट। ठीक है, तो ग्रेडियंट निकालने के लिए इसको फाई मान लिया, तो फाई क्या हुआ, 2x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 6 कर दो। ठीक है, ये अपना फाई हो गया, फाई हो गया। तो एन क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, ये एक सरफेस है, जो भी सरफेस है उस पर नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालते हैं, जैसे ये सरफेस है, ये सरफेस है आपकी, और इस पर नॉर्मल वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो इस पर नॉर्मल यानी कि इसके लंबवत वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, ये जैसे कि मान लीजिए ये एक वेक्टर है, ठीक है, या फिर ये वेक्टर, तो आपको नॉर्मल वेक्टर जो निकालना है वो कैसे निकालेंगे आप, उसके लिए आप निकाल दीजिए ग्रेड फाई। क्या निकाल दीजिए, ग्रेडियंट ऑफ फाई, ग्रेड फाई कहते हैं जैसे, या फिर डेल ऑपरेटर इंटू फाई। तो डेल ऑपरेटर क्या है, क्या होता है, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड। अगर नहीं आता है आपको ये निकालना, ग्रेडियंट निकालना, तो इसके ऊपर भी वीडियोस चैनल पर अवेलेबल है। फाई की वैल्यू क्या है आपकी, ये पूरी फाई की वैल्यू है, क्या है, 2x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 6। अब ये जो फाई है ये क्योंकि क्या है, एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है, ठीक है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये अंदर जाकर सबसे मल्टीप्लाई हुई, इससे भी, इससे भी, इससे भी। लेकिन ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो ये सिर्फ इसमें जो x का पार्ट है उसको ही डिफरेंशिएट करेगा, बाकी सबको जीरो बना देगा। ये भी सिर्फ y वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करेगा इसके, बाकी सबको जीरो बना देगा। ये भी z वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करेगा, बाकी सबको जीरो बना देगा। तो आप मैं डायरेक्ट करता हूँ, डायरेक्ट चलो देख ही लेते हैं। n ये हो जाएगा आई कैप डेल ओवर डेल एक्स, ठीक है, डेल ओवर डेल एक्स है, तो ये अंदर आएगा पूरा ना, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 6। ठीक, तो डिफरेंशिएशन होगा ऐसे ही, प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई इंटू 2x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 6, ऐसे ही के कैप डेल ओवर डेल z 2x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 6। डिफरेंशिएशन होगा तो ये सिर्फ x को करेगा, बाकी सबको जीरो, तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, सिर्फ इसका होगा तो 2 आएगा, क्या रहा, 2 आई कैप। ऐसे यहाँ से क्या आएगा, 2 यहाँ से आएगा, क्या इसका होगा तो सिर्फ 1, बाकी सबका जीरो, तो क्या हो जाएगा, ये आएगा जे कैप, और यहाँ से आप लोग को मिलेगा क्या, 2 के कैप। क्लियर है? तो ये आपका एन वेक्टर हो गया, एन वेक्टर हो गया। लेकिन आपको क्या निकालना है, यहाँ पर एन कैप निकालना है, तो एन कैप कैसे निकालेंगे, एन कैप इज वेक्टर एन अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर एन। ठीक है, तो एन वेक्टर लिख लो पहले ऊपर, एन वेक्टर क्या अपना 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन, इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है, इसका मॉड स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस 1 प्लस 4 यानी कि 3 अंडर रूट 3, तो ये हो जाएगा क्या, 2 अपॉन अंडर रूट 3 आई कैप प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 जे कैप प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 3 के कैप। तो ये अपना एन कैप की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इसको साइड में लिख ले रहे हैं, काम आएगा अभी। एन कैप क्या है अपना 2 अपॉन अंडर रूट 3 आई कैप प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 जे कैप प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 3 के कैप। क्लियर है यहाँ तक बात? आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। ठीक, ये हो गया। अब बात करते हैं आगे
कि हमें निकालना क्या है आगे, ठीक है। हमें ए दिया हुआ है, एन हमने एन कैप निकाल लिया, अब बची बात सिर्फ एस की। तो मैंने बताया इसको डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तभी इंटीग्रेशन हो सकती है, इसको डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है। लेकिन ये क्या चीज़ है, ये जो दी हुई है अपनों को सरफेस दी है, ये तीनों एक्सेस पे काट रही है। पहली चीज़ तो यही देखनी थी, गलती कर दी अपने, चेक कर लो क्या ना, तीनों एक्सेस पे काट रही नहीं काट रही, तो काट ही रही है ये अपना क्या है 2x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 6 है। तो यहाँ पर y और z को 0 रखोगे तो x को कहाँ काट रही है, ये 3 पर, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस, तो x को कहाँ काट रही है 3 पर मान लो, ठीक। y को कहाँ काट रही है, y को 6 पर काट रही है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों 0 रखोगे तो y की वैल्यू 6 मिल रही है, z को फिर 3 पर, ठीक है। तो इस तरीके से सरफेस है, ठीक, ये सरफेस है अपनी और ये तीनों एक्सेस को काट रही है, क्लियर है बात, ये सरफेस है। अब हमें क्या लेना है, इसका प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 3D में है, 3 वेरिएबल पर अभी तो डिपेंड कर रही है, इसको 2D में लेकर आना है, तो प्रोजेक्शन ले लेते हैं। एक्स वाई जेड पर हमने क्या ले लिया, इसका प्रोजेक्शन ले लिया, इसको मान लो, ठीक है, एक्स वाई जेड पर प्रोजेक्शन ले लिया, यहाँ से देखा, यहाँ पर प्रोजेक्शन ले लिया, तो एक्स वाई जेड पर प्रोजेक्शन लिया तो क्या होगा, एक्स वाई जेड का प्रोजेक्शन मैंने बताया, ds को जब एक्स वाई जेड पर प्रोजेक्शन लेते हैं तो हम लिखते हैं dx dy, जो वेरिएबल नहीं है जैसे कि z, तो उसके डायरेक्शन में जो क्या होता है वो होता है क्या, यूनिट वेक्टर, यानी कि k कैप डॉट n कैप आपको लेना पड़ता है, ये प्रोजेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अगर ये था, ये वैल्यू थी ना s a डॉट n कैप ds था, ठीक, प्रोजेक्शन में चेंज हुआ तो r हो जाता है, ठीक है, प्रोजेक्शन में जब चेंज होता है तो r हो जाता है, तो ये a डॉट n कैप ही रहा, और जो ds था वो बन गया आपका dx dy अपॉन k डॉट n कैप। तो अब k डॉट n कैप की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या आती है, k कैप डॉट n कैप, तो n कैप क्या है अपने पास, वो है, ठीक है, तो n कैप देखते हैं कितनी है, तो सिर्फ k वाले से मल्टीप्लाई होगी, तो क्या आ रहा है k कैप डॉट, ये अपना क्या है, ये अपना 2i प्लस j प्लस 2 k कैप अपॉन √3 है ना, इस तरीके से लिख सकता हूँ कॉमन, सबके नीचे तो 3 है, ठीक, तो सिर्फ ये बचेगा क्या 2 अपॉन √3, एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई। तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो s को मैं ये लिख सकता था हूँ यहाँ पर dx dy, ठीक है, dx dy, ठीक है, आप लिख दीजिए, ठीक है, ये आपने लिख दिया 2/√3, बस ये हो गया काम, ठीक, पहली चीज़ तो ये हो गई, ये निकाल दिया आपने। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ तक आ गया, अब आपने a डॉट n कैप की वैल्यू निकालनी है, इसको भी रख दो साइड में, ठीक है, ये भी जो जो निकालते जा रहे हो ना वो लिखते जाओ। ये क्या है, k कैप डॉट n कैप की वैल्यू आ रही है 2/√3, सही है। अब क्या क्या चीज़ रखनी है, देखो ये निकाल दिया, ये पूरे की वैल्यू पता लग गई हमें, इसकी वैल्यू और निकाल लो, ठीक है, कैसे निकालेंगे देखते हैं। साथ साथ में आप नोट करते जाइए ताकि कुछ छूटे ना, नहीं तो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो क्या है a डॉट n कैप, तो a आपको पता है क्या है, x प्लस क्या है, x प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस 2x j कैप प्लस 2y z k कैप है, और n आपने निकाल लिया है अपना n कैप, तो n कैप है आपका 2x प्लस 2i कैप प्लस, ओ शिट 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 शिट, यहाँ पर अपने गलती कर रहे हैं एक छोटी सी, ठीक है, तो देख लेना आप, वो था अपना √9 था, ठीक है, √9 था, तो उसका जो आएगा वो 3 आएगा यहाँ पर, ठीक है, √9 है अगर तो यहाँ पर अपना 3 आ जाएगा। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आप लोग भी सोच रहे होगे गलती कर दी मैंने, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इसकी वैल्यू आ रही है 2/3, ठीक है, k कैप डॉट n कैप की, और वो आ रही है सब में 3 आ रहा था नीचे, सही है। अब 2
प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन 3 ये चल रहा है। इसकी आपने वैल्यू निकाली तो क्या आता है, मल्टीप्लाई होगा, तो आई कैप वाला हट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 + xy² माइनस ये हो जाएगा 2x, ठीक, प्लस ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 4yz, और बाहर 1/3 सबके कॉमन हो जाएगा, 1/3 कॉमन हो जाएगा। क्लियर है बात। अब क्या है, इसको आप रख सकते हो इस वैल्यू के अंदर, आपको a.n पता लग गया और r की फॉर्म में बदल दिया था ना, a.n dx dy k.n ये हो गया था। तो ये सारी वैल्यू निकाल चुके हैं, आप रख सकते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। लेकिन एक दिक्कत पड़ेगी कि यहाँ पर क्या है, अब ये एक्स वाई जेड में तो ये एक्स और वाई में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर जेड क्यों आ रहा है ना, यहाँ पर जेड आ रहा है, और ये जेड क्या कर देगा, मामला खराब कर देगा। ये जेड जो आ रहा है ना, इसकी वजह से दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसको तो हम इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते, ठीक है, जेड के रिस्पेक्ट में, जेड का कोई वेरिएबल यहाँ पर है नहीं, इंटीग्रेशन का कोई जुगाड़, ठीक है, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे देखते हैं, पहले रख लेते हैं वैल्यू, इस पूरी वैल्यूज को a.n, ये 3 वैल्यूज कौन कौन सी, ये और ये, सॉरी ये और ये वैल्यू को रखते हैं इस इक्वेशन में, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है। a.n की वैल्यू ये निकाल ली थी, है ना, और ये वैल्यू हमने रखी है यहाँ पर a.n की। अब ये वाली वैल्यू रखते हैं, तो dx dy रखा, k.n की वैल्यू क्या थी, 2/3, तो 2 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, सॉरी यार, 2 यहाँ पर आएगा और 3 मल्टीप्लाई में जाएगा, क्योंकि 2/3 है ना। अब 1/3 है, 1/3 ऑलरेडी आ गया है, सब चीज़ मल्टीप्लाई में है, 3 से 3 चला गया। क्लियर है बात, तो अपॉन 2 ही रह गया। सही हो रहा है यहाँ तक। अब देखो क्या दिक्कत है, दिक्कत यह है कि भाई ये एक्स वाई में है और यहाँ पर जेड आ गया है, तो कैसे हटाएंगे, क्योंकि हमने प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर दिया ऑलरेडी से, ठीक है, प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि हम ये मान ही रहे कि ये 3D में, अब हम ये मान रहे हैं 2D में है, और ये क्या है, सिर्फ एक्स वाई प्लेन में है। किस में है, एक्स वाई प्लेन में, तभी तो हमने प्रोजेक्शन लिया एक्स वाई में। तो हम ये मान रहे हैं कि ये जो दी हुई लाइन है, ये क्या है, 2D में है, ये 3D में नहीं है, यानी कि z कॉम्पोनेंट है ही नहीं इसमें, z कॉम्पोनेंट है ही नहीं, तो ये 0 है, तो यानी कि 2x + y = 6 लाइन है हम पे, ठीक है। तो ये x है, ये y है, और लाइन क्या है अपने पास, ये है क्या, 2x + y = 6। क्लियर है बात। अब ये लाइन जो है, ये कहाँ काट रही है, ये कहाँ इंटरसेप्ट कर रही है, अगर देख रहे हो आप, तो ये क्या है, अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू 0 रख दूँ, y की वैल्यू 0 रखूँ, तो मुझे पता लग रहा है ये x को 3 पर काट रही है, ठीक है, और अगर मैं y की क्या करूं, x की वैल्यू जो रखूं, तो y को 6 पे काट रही है, जैसे वहां पर काट रही थी, बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। अब क्या है, x जो है वो कहां से कहां तक जा रहा है, ये 0,0 है ना, एक्स वाई प्लेन बना दिया है, तो चलो ये बात तो ठीक है, ये तो लिमिट की बात हो जाएगी, लिमिट निकाल देंगे हम। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको मुझे हटाना है z को, तो जो अपना प्लेन था ना, जो दी हुई इक्वेशन थी, उसमें क्या था, ये दे रखा था 2x + y + 2z = 6। तो यहाँ से z की वैल्यू निकाल लूंगा मैं, क्या निकाल लूंगा, z की वैल्यू। तो z की वैल्यू क्या आ रही है, 6 - 2x, ठीक है, -y अपॉन 1/2, यही आ रही है। ये दोनों को उधर भेजो, फिर 1/2 आ जाएगा। ये वैल्यू आ रही है z की, और z की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, z की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। z की वैल्यू जब आप पुट कर रहे हो, पुट करो, तो क्या वैल्यू मिलती है देखिए, ठीक है, z की वैल्यू पुट करते हैं, क्या वैल्यू मिलती है इसकी, ये मिल रहा है अपने को, डबल इंटीग्रेशन, पहले लिमिट भी देख ही लेते हैं साथ में, ठीक है, चलो लिमिट अभी रुक के देखते हैं, ये वैल्यू रखते हैं, तो क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है अपने को 2, ठीक है, 2x प्लस ये हो जाएगा 2y² - 2x, ठीक है, प्लस 4y, ठीक है, इंटू 1/2, z की जगह पर रख रहा हूँ मैं, ठीक है, 6 - 2x - y, ये 2 से ये चला गया, ये 2 बचा, यहाँ पर 2y बचा। अब 2y के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या बच रहा है देखते हैं, ये आ रहा है
डी एक्स डी वाई भी चल रहा है, यहाँ पर डी एक्स डी वाई बाई 2 भी चल रहा है, ठीक। तो ये बच रहा है अपने पास कितना, इस 2 से 2x गया, यहाँ पर बचा अपने पास 2y स्क्वायर बचा, और यहाँ पर क्या बचा, ये 2y से मल्टीप्लाई अंदर करी, तो ये बचा अपने पास प्लस 12 ठीक है 12y और ये हो जाएगा 2 to 4 माइनस का 4xy, ठीक है, और माइनस का 2y स्क्वायर, ठीक। माइनस का y स्क्वायर से 2y स्क्वायर गया, क्या बचा, सिर्फ क्या बचा, ये बचा अपना 12y माइनस 4xy, ठीक है, 12y माइनस 4xy बच रहा है, ठीक है, ठीक है, यही बच रहा है, यही बच रहा है। तो मैं ऊपर का मिटाता हूं, थोड़ा अच्छे से इसको लिखता हूं। अब इसको यहाँ पर ये जो कंपोनेंट आ रहे थे ये भी लिख देता हूँ सही से, क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डी एक्स डी वाई बाई 2 भी चल रहा है, आई होप दिख रहा हो ये आप लोगों को, ठीक। तो इसमें से कॉमन ले लो, कितना, 4y कॉमन दिख रहा है यहाँ से ना, तो 4 बाहर ले लो, y इंटू यहाँ पे क्या बचेगा, 3 माइनस x ये बचेगा, और यहाँ बचेगा dx dy बाई 2 है, तो बाई 2 जो है यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा, ये सिर्फ 2 बचेगा। आई होप समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब लिमिट लेने के लिए ये इसको मान लेंगे कि भाई देखो z कंपोनेंट है नहीं क्योंकि प्रोजेक्शन ले रखा है, तो x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से 3, तो x की लिमिट 0 से 3, ठीक है, 0 से 3 लिमिट ले लो, ठीक। y की लिमिट क्या होगी, y की लिमिट हमेशा याद रखो, एक की लिमिट तो हम लेते हैं भाई साहब कांस्टेंट नंबर लेते हैं, जैसे 0 से 3 ले ली। दूसरे के लिए हम स्ट्रिप डालते हैं, क्या डालते हैं, स्ट्रिप, इस तरीके से स्ट्रिप डाली आपने, और देखा ये स्ट्रिप कहाँ किस हाइट तक जा रही है, मतलब नीचे कहाँ टच कर रही है और ऊपर कहाँ टच कर रही है, ठीक है। ये देखो ये स्ट्रिप जो है अपनी, ये कहाँ टच कर रही है, पहले ये y इज इक्वल टू 0 पर टच कर रही है, दूसरा जो पॉइंट ये टच कर रही है वो y की वैल्यू क्या है, ये लाइन है, तो यानी कि यहाँ से y की वैल्यू अगर निकालोगे आप तो 6 माइनस 2x पर टच कर रही है, ठीक है। तो लोअर लिमिट तो हो जाएगी 0, और जो अपर लिमिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जहां पर ये स्ट्रिप टच कर रही है तो क्या हो जाएगी, 6 माइनस 2x। क्लियर है, इस तरीके से लिमिट लेते हैं। लिमिट लेने के लिए सुन लो फिर से एक बार कि जिस जगह पे आपने प्रोजेक्शन लिया है, जिस मतलब प्लेन पे आपने प्रोजेक्शन लिया है, उस प्लेन में लिखा आपने, ठीक है, इक्वेशन को, जो 3D में इक्वेशन थी उसको 2D में बना दिया, लाइन की इक्वेशन बन गई, वो लाइन, ठीक। अब x के लिए डेफिनेट वो ले ली, ठीक है, मतलब कांस्टेंट लिमिट ले ली, 0 से 3 आ रही है तो ठीक है। y के लिए आप ऐसा नहीं कि 0 से 6 लोगे, y के लिए क्या करोगे, आप स्ट्रिप डालोगे बीच में, वो जो स्ट्रिप का जो नीचे वाला पोर्शन है वो कहाँ टच कर रहा है, y इज इक्वल टू 0 पे, अपर इस लाइन पे टच कर रहा है, और इस लाइन के लिए y की वैल्यू क्या है अगर निकालोगे तो, क्योंकि ये लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू है 6 माइनस 2x, तो 6 माइनस 2x इसकी अपर लिमिट हो जाएगी। क्लियर है बात। अब इसको सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले y के रिस्पेक्ट में सॉल्व करोगे आप, पहले y के लिए सॉल्व करोगे फिर x के लिए, ठीक है, क्योंकि ये जो है y के लिए सॉल्व इसलिए करोगे, पहले देख लो क्यों, 2 0 से 3, यहां पर 3 माइनस एक्स लिख दो, 0 से क्या है 6 माइनस 2x, ये जब y dy करोगे तो क्या होगा, जब ये y स्क्वायर आ जाएगा, y स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, तो उसको जब खोलोगे आप तो वो x के टर्म में आ रही है, ठीक है, तो x फिर सिर्फ x का फंक्शन बचेगा, ठीक है, सिर्फ x का फंक्शन बचेगा, इसलिए आपको इस तरीके से ही खोलनी है, पहले y की लिमिट खोल दीजिए। तो अब देखते हैं क्या होता है आगे, करते हैं। यहां पर आ रहा है 2 0 से 3 यहां पर dx है, तो माइनस एक्स ये रन दिया अपनों ने, और इसको लिखा मैंने क्या, y स्क्वायर बाय 2, और लिमिट है 0 से 6 माइनस 2x, ठीक है, 2 0 से 3 माइनस एक्स, और यहाँ पर आएगा क्या, यहाँ पर आएगा 6 माइनस 2x का होल
स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अब देखो इस होल स्क्वायर में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो वो 2 का स्क्वायर आएगा कॉमन, ठीक है। 2 का स्क्वायर आएगा तो ये क्या बचेगा, देखो ये बचेगा 3 माइनस एक्स, और यहाँ से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लो, इस 2 से 2 गया और ये 2 2 4 हो गया 4, और यहाँ पर क्या बचा 3 माइनस एक्स और 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 3 माइनस एक्स का होल की पावर 3 इंटू डी एक्स, ठीक है, डी एक्स, और 0 से 3 लिमिट है 4 इंटू, इसको खोलोगे जब आप तो क्या आएगा, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखिए क्या आ रहा है, इसको कर रहे हैं, इसको अगर आप t मान लो, ठीक है, t मान लोगे जब अगर आप इसको 3 माइनस एक्स को t मान लो, t मान के सॉल्व कर लो तो माइनस का dx जो होगा वो dt हो जाएगा, और मतलब इस तरीके से देखो, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आ रही है, माइनस का साइन मतलब आगे जनरेट हो जाएगा डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन पर करने पर आपको, तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाय 4, ठीक है, और 0 से 3, तो 4 से 4 गया, ठीक है, ठीक है, ये आ रहा है, मतलब ये आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, माइनस का साइन ऑलरेडी जनरेट हो चुका है बाहर, तो आगे देखते हैं इसको, यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक, क्या आ रहा है, माइनस का साइन और अंदर है 3 माइनस एक्स का होल की पावर 4 और लिमिट है 0 से 3, तो जब 3 रखोगे आप तो ये तो वैल्यू देगा 0, जब 0 रखोगे तो ये माइनस का 3 का की पावर 4 देगा, ठीक है। तो देखो माइनस 0 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 देगा इस तरीके से, तो 3 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 81, और माइनस का 81 दे रहा है और माइनस का साइन ऑलरेडी बाहर है, तो ये वैल्यू कितनी देगा 81 क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन की वैल्यू 81 आ रही है इसमें, खत्म कहानी, बस इतना ही करना होता है, ठीक है। तो एक बार ओवरव्यू फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया था आपको, ये दिया था, ये दिया था, आपने इससे एन कैप निकाला, एन कैप निकालने के बाद आपने क्या निकाला, ए डॉट एन कैप निकाला, और एस को प्रोजेक्शन में चेंज करा, ठीक, के डॉट एन कैप निकाला, और देख लीजिए जो भी हमने काम किए हैं, लिमिट निकालते हैं इस तरीके से, और जितने क्वेश्चन आएंगे आपको इसी मेथड से सॉल्व करने हैं, हर क्वेश्चन जो पेपर में आपके आता है वो इस मेथड से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मेरे ख्याल से एक वीडियो इसके लिए और बनानी पड़ेगी मेरे को, तो इस वीडियो में इतना ही, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन आए ना, मैं वो क्वेश्चंस करा दूंगा उसमें, सरफेस इंटीग्रेशन के जो पिछले साल क्वेश्चन आए हैं सरफेस इंटीग्रेशन के, वो क्वेश्चन करा दूंगा, और 1-2 क्वेश्चन और, तो करीबन 3-4 क्वेश्चन और हम करेंगे सरफेस इंटीग्रेशन पर, इसी मेथड पर बेस्ड, ठीक है। तो तब तक के लिए वीडियो को देखिए, आप शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।